हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए 68वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। आंसर इसका बी है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यूनेस्को द्वारा 16 मई 2018 को मनाया गया था, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। और 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे और विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। यह प्रेषण से मतलब है कि जो प्रवासी हैं अपने घरों को या परिवारों को पैसा भेजते हैं, तो उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता या बैलेंसी होती है। तो धातुएं धनात्मक तत्व हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को दान कर रही हैं। जैसे सोडियम को लिखा जाता है Na+ के बन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर रही है। और एल्यूमिनियम को लिखा जाता है Al+ के 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर रही है। अब यहाँ मैग्नीशियम की संयोजकता निकालते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, यानी इसमें परमाणु क्रमांक 12 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होगी। तो किसी तत्व में परमाणु की संख्या जितनी होती है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए पहली कक्षा में 2 रखेंगे, पहली कक्षा में 2 आएगा और दूसरी में 8 आएगा। और जो बचा कितना है, अब 2 है, तो इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और इसे स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो यहाँ 8 दूर है और 2 पास है, तो ये 2 डोनेट कर दे यानी दान कर दे तो आसान है। तो मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉनों को दान किया जा रहा है। तो किसी तत्व के बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या दान किए जाते हैं, तो वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। और दूसरा तत्व एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और अब बचे कितने हैं, 5 हैं। तो बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इसे स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, यानी 5 हैं और 8 हैं। तो 5 8 के पास है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर ले तो आसान है। तो इसकी बैलेंसी, इलेक्ट्रॉन बैलेंसी 3 होगी। एक बल द्वारा 1 किलोग्राम वस्तु की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 8 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ कार्य हो रहा है, यानी जो चाल से चल रहा है, कार्य कर रहा है, तो इसमें ऊर्जा तो होगी, यानी काइनेटिक ऊर्जा होगी, किसी वेग से चल रहा है। तो काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है 12mv²। तो यहाँ b का मान पहले 4 दिया गया है, यानी पहले वेग कितना है, 4 है। तो यहाँ b का मान रखेंगे 4 का स्क्वायर और m का मान 1 दिया गया है, 1 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम, और बट्टे हाफ। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 16/2 आ जाएगा। तो पहले किया गया कार्य 8 जूल था और अब ये चाल बढ़ा दी है, 8 मीटर प्रति सेकंड कर दी है। तो इसे इसी सूत्र में रखेंगे हाफ, और द्रव्यमान वही है 1 किलोग्राम, और 8 का स्क्वायर होगा यानी 64। यहाँ आ जाएगा 64/2। ये 32 जूल आ गया। पहले 8 जूल था और अब 32 जूल हो गया है। तो कितना अंतर आया है, 32 - 8, 24 जूल का अंतर आ गया है। यानी पहले कार्य कम हो रहा था, जब चाल बढ़ाई तो कार्य ज़्यादा हो रहा है। तो आंसर इसका सी होगा, 24 जूल। जाइलम के कौन से घटक मृतक कोशिकाओं से बने होते हैं, फिर भी पौधों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, जाइलम जो पौधों में जल के लिए जिम्मेदार है, यानी जल का प्रवाह जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। और जाइलम परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी स्थायी जटिल ऊतक है जाइलम। और ये 4 प्रकार से बना होता है। पहला है जाइलम पेरेन्काइमा, ये लिविंग कंपोनेंट है। और इसके जो मृतक कंपोनेंट हैं वो हैं ट्रेकेट्स और वाहिकाएँ यानी वेसल और जाइलम फाइबर। तो वहाँ पूछा गया था मृतक में, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में जाइलम पेरेन्काइमा जहाँ होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि ये लिविंग है, जीवित है। तो यहाँ भी जाइलम पेरेन्काइमा मौजूद है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और अब बचा ट्रेकेट्स और जाइलम फाइबर।
चौथा ऑप्शन है वाहिकाएँ और ट्रैकर्स। तो जल का वाहक होता है यानी जल प्रवाह होगा, तो वाहिकाएँ, ये सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाहिकाएँ ट्रैकर्स हैं। ये फाइबर, जाइलम फाइबर, ये भी मृतक है लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आंसर इसका बी है, माई नदी। अब बात करें माही नदी के बारे में, तो माही नदी मिंडा ग्राम से निकलती है और ये धार जिला है एमपी का, विंध्याचल पर्वत से निकलती है धार जिले में। तो ये 3 राज्यों से प्रवाह होता है इसका, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान है और ये गुजरात में। तो 3 राज्यों से इसका प्रवाह होता है और ये खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। और माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। और माही नदी की सहायक नदियाँ हैं सोम, अनाथ, इरुम और ये जाखम, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण को दर्शाता है? तो कार्बन जैसे श्रृंखला बनाता है कार्बन, तो ये अपने साथ कई हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। तो ऐसे ही दूसरा तत्व है जो कार्बन की एक श्रृंखला बनाता है, इससे कम है लेकिन वो भी कार्बन की श्रृंखला बनाता है, तो वो सिलिकॉन है। यानी सिलिकॉन 7-8 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकता है। आंसर इसका सी होगा, सिलिकॉन। एक कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करते हैं? देखिए, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप तो वो होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक के पीछे जोड़कर या अंत में जोड़कर उसके गुण को बदल देते हैं, जैसे CH3 और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। और दूसरे ऑप्शन में C2H5 और OH। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्रियात्मक समूह है यानी फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें OH यानी एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, और इसे CH3 और OH भी लिख सकते हैं। तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है और इसमें कार्बन की संख्या 1 है। तो एल्कोहल के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कितने जो कार्बन जुड़ेंगे इसका कोई पता नहीं है। तो कार्बन की श्रृंखला की लंबाई यहाँ पता नहीं है, और इसका आणविक द्रव्यमान ये भी मालूम नहीं है, और कार्बन की श्रृंखला की आकृति ये भी पता नहीं है, और ये इसके रासायनिक गुण पर निर्भर करते हैं। किस फिल्म ने सबसे अधिक ऑस्कर जीते हैं? आंसर इसका पहला है टाइटैनिक फिल्म। टाइटैनिक फिल्म एक अमेरिकी फिल्म है, इसके द्वारा ऑस्कर में कुल 11 अवार्ड्स जीते गए हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित। और देखिए, जो टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर कौन है? जेम्स कैमरून है, और एक अमेरिकी फिल्म है। यह 1912 में जो टाइटैनिक जहाज डूबा था उसकी घटना पर आधारित है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की सब यूनिट संरचना क्या है? तो जो कोशिका होती है 2 प्रकार की होती हैं, पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से अधिक विकसित होती है। कोशिकाएं कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय और कोशिका झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉय और कोशिका झिल्ली ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में सभी उपस्थित होती हैं कोशिकांग। तो राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है, और राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में भी उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी इसे लिखा जाता है 70S। और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसे 80S लिखा जाता है। और इनकी सब यूनिट होती है 30S और 50S, यानी जुड़ के बैठ रहे हैं दोनों 80, लेकिन इन दोनों में 10 कॉमन माना जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में 60S और ये 40S ये इसके सब यूनिट होते हैं। तो 30 और 50 सब यूनिट हैं इसके राइबोसोम के यूकैरियोटिक कोशिका में। तो आंसर इसका चौथा होगा 50S और 30S। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर सकता है? आंसर इसका दूसरा होगा पारपोर्सिस। पारपोर्सिस एक समुद्री जीव है, स्तनधारी है। पारपोर्सिस सिटेशियस समूह के अंतर्गत आता है, जिसमें व्हेल और डॉल्फिन शामिल हैं। और पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड दुनिया वह दुनिया है जो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती हैं, तो उसे पराध्वनि तरंग कहते हैं। और जो पराध्वनि तरंगें हैं
वो चमगादड़ और चूहे उत्पन्न कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं होती है? आनुवांशिक यानी जेनेटिक बीमारी। तो जेनेटिक बीमारी हमारे जीन में उपस्थित होती है। तो जेनेटिक बीमारी ये हमारे माता पिता से मिलती हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, तो इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए, जो मलेरिया है ये जेनेटिक बीमारी नहीं है। आंसर इसका बी होगा, मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर है उसके काटने के कारण होता है। जो तीनों हैं ये आनुवंशिक बीमारी हैं। मांसपेशी दुर्विकास बीमारी में मांसपेशियों का विकास कमजोर होता है। और डाउन सिंड्रोम में जो 21वां क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है, तो 21वें गुणसूत्र के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र आता है। यानी वैसे सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और इसके आने से गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और इस रोग में शारीरिक और बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। और पुटी तंतुस्रोत में फेफड़ों और पाचन तंत्र में बलगम बनता है, जिसके कारण पाचन और श्वसन में दिक्कत आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है? तो ये राजस्थान में है। आंसर इसका सी होगा, राजस्थान। राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1% है और पुरुषों की साक्षरता दर 79 यानी 79.19% है और महिलाओं की साक्षरता दर है 52.12%। और पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में कुल अंतर लगभग 27.07% है। राजस्थान की लोकेशन मैप में ये वाली है। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन इनपुट है, कीबोर्ड ये भी इनपुट है और माउस ये भी इनपुट है। तो जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है। आंसर इसका डी है, आउटपुट प्रिंटर। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो कंप्यूटर को डाटा या कुछ कमांड्स भेजते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? आंसर इसका पहला है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई थी। और सीधी कार्रवाई दिवस को 1946 कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भारी अहिंसा हुई थी कलकत्ता में। सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत का विभाजन और एक स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना की मांग का समर्थन करना था। अक्षांश या लैटिट्यूड का 1 डिग्री लगभग किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है। आंसर इसका दूसरा होगा, 111। तो बात करें अक्षांश के बारे में, तो पृथ्वी पर अक्षांश जो तिरछी रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिमी की ओर जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनमें प्रत्येक जो अक्षांश रेखा है इसमें 111 किलोमीटर का अंतर होता है, लगभग इतना ही होता है हर एक में। तो ये काल्पनिक जो अक्षांश रेखाएं तिरछी होती हैं और जो सीधी वाली होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली हैं, ये जो खड़ी रेखा हैं इन्हें देशांतर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है? इसका उपयोग रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। तो भारत में कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनका उपयोग होता है कई बीमारियों में। तो यहाँ पर यह केवल भारत में ही पाया जाता है, तो वो सर्पगंधा है। आंसर इसका डी होगा, सर्पगंधा। और बात करें सर्पगंधा के वैज्ञानिक नाम के बारे में, तो सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटिना। लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट एक क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध 1 ओम है उसी पदार्थ के, लेकिन इसकी लंबाई 4 एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 ए क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो कोई एल्यूमिनियम का तार है, तो ये इसका तार है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और इसकी जो लंबाई दी गई है वो एल है और प्रतिरोध आर बराबर 1 दिया गया है। जो दूसरा तार है तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 ए दिया गया है और लंबाई 4 एल है, तो लंबाई इसकी 4 एल है और प्रतिरोध निकालना है। तो इसे अगर फॉर्मूले रखेंगे तो आर बराबर रेजिस्टिविटी यानी तो प्रतिरोध को निकालने के लिए यह फॉर्मूला लगाएंगे, आर बराबर रेजिस्टिविटी इंटू एल बट्टे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो पहले वाले की लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 है, वो ए है और प्रतिरोध इसका 1 है और
रेस्टिविटी नहीं दी गई है। तो दूसरे वाले पदार्थ का प्रतिरोध पूछा गया है, तो इसका प्रतिरोध निकालने के लिए वही फार्मूला होगा। तो यहाँ रेस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता रो से दर्शाया जाता है, ऐसे बनता है रो इंटू एल बट्टे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो लंबाई यहाँ 4 दी गई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 है। तो पदार्थ समान है, यानी एल्यूमिनियम का पदार्थ था, तो इसकी जो रेस्टिविटी है वो समान ही रहेगी। तो अभी बचा जो 4/5 बचा है, अब 5 का भाग 4 में देंगे तो 0.8 आएगा। आंसर इसका बी होगा 0.8 ओम। और पहले वाले का प्रतिरोध 1 था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हैं सुमन बेरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं और इसके अध्यक्ष हैं। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। और बात करें नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग को पहले जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो योजना आयोग के नाम से स्थापना हुई थी। और स्थापित कब हुआ था? 15 मार्च और 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, तो ये प्लेसेंटा है। आंसर इसका सी है, प्लेसेंटा। इसके माध्यम से भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्रदान होता है। पुरुषों में कितने अंडकोश या टेस्टिकल्स होते हैं? आंसर इसका बी होगा, 2 होते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी, यानी मिड डे मील स्कीम को शुरू किया गया था 1995 में। और इसे लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। और इसका नाम 2021 में बदला गया है। तो 2021 में बदलकर इसका नाम, जो मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया है। मुद्रा किस सूची का विषय है? आंसर इसका दूसरा है, संघ सूची। संघ सूची में अन्य भी विषय हैं, तो इसमें देखिए बैंकिंग मामले, रक्षा मामले और विदेश मामले आदि संघ सूची में आते हैं। निम्नलिखित में से सूची में शामिल विषय और सूची का कौन सा युग्म सही है? तो पहला ऑप्शन है मत्स्य की राज्य सूची का विषय है, तो ये सही है। सिविल प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है, यानी राज्य और केंद्र दोनों का, तो ये सही है। रेलवे संघ सूची का विषय है, यानी ये केंद्र का विषय है रेलवे, तो आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी समय अवधि तक लगाया जा सकता है? आंसर इसका पहला है 6 माह तक। जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसे 6 माह बाद बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 माह बाद अनुमोदन करना होगा। तो 6 माह से ये जो आपातकाल है अनंत तक लगाया जा सकता है। तो 6 महीने बाद इसका अनुमोदन करना होगा। प्रत्येक 6 महीने बाद अनुमोदन होगा, तो ये अनंत तक जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? आंसर इसका दूसरा है, ब्रसड या टेस्टिज में। हर साल ऑस्कर अवार्ड या अकेडमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाता है? आंसर इसका दूसरा है, अमेरिका में। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो इसका द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आंसर इसका तीसरा होगा, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई, महाराष्ट्र में। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए भारत के सशस्त्र बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर इसका सी होगा, ऑपरेशन विजय। गोवा का राजकीय पेड़ या वृक्ष कौन सा है? इसका राजकीय पेड़ है इंडियन लॉरेल या मैटी। गोवा का राजकीय पशु कौन सा है? गौर है इसका राजकीय पशु गोवा का। और गौर को बाइसन के नाम से भी, भारतीय बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या निजीकरण की संभावित आलोचना नहीं होती है? आंसर इसका पहला ही है, हाशिए के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच। शून्य समूह के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस या इनर्ट गैस। और जो शून्य समूह है ये 18वें ग्रुप को कहा जाता है,
इसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन गैसें हैं। कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है तो इसे कमांड्स कहा जाता है। आंसर बी है। महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडजनन कहते हैं। अंडाणु का निर्माण अंडाशय या ओवरी में होता है। देखिए ये बारी बारी से इसका निर्माण होता है, एक बार इधर होगा तो एक बार इधर। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है तो आंसर इसका पहला है मूत्र मार्ग में। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो ये ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है और मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होती है और ये पेशाब को, पुरुषों में पेशाब को नियंत्रित करने में मदद करती है। मराठा शासन में शरद देशमुखी क्या था? ये राजस्व पर लगाया गया कर था और ये कितने % लिया जाता था? 10 से 9% लिया जाता था। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी इसकी आधिकारिक भाषा। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक या मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर तिवारी था उनका नाम। पिछले वीडियो में आपसे पूछा था स्वतंत्र भारत के पहले ऊर्जा मंत्री कौन थे? आंसर इसका बी है, NV गाडगिल। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?